हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन, जहां पे आईआईटी 2026 एस्पिरेंट्स के लिए 30 डेज का कंप्लीट बायोलॉजी स्टडी प्लान लेकर आए हैं बेटा, जिससे आप 60 आउट ऑफ 60 का स्कोर गेन कर सकें। और आज बात कर रहे हैं इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो हाई वेटेज होने के साथ साथ आपकी प्रायोरिटी पे भी होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप अपने आसपास वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज, चाहे वो ग्रासलैंड्स हों, चाहे वो मैंग्रोव्स हों, चाहे वो डेंस फॉरेस्ट हों, राइट। इस इसके अलावा बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस फैक्टर्स हैं, वो हमें अफेक्ट करते हैं। तो इकोलॉजी क्या होती है बच्चों? इकोलॉजी वर्ड वाज कॉइन्ड बाय हैकल, लेकिन उसको यूज करना फर्स्ट जो यूज था वो किया था रेटर ने। coined by Haeckel but used by Rater। अब इकोलॉजी होता क्या है? होती क्या है इकोलॉजी? इट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इंटर रिलेशनशिप एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। इंटरेक्शन है उनका विद एनवायरमेंटल कंडीशंस। उस रिलेशनशिप को, उस इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों? इकोलॉजी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, ये रामदेव मिश्रा आपको दिखाई दे रहे हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम है, फोटो है इनकी। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इकोलॉजी को पॉपुलर करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया में। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म 1 हो गया, ये ऑर्गेनिज्म 2 हो गया। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, इंटर रिलेशनशिप, और इनका अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरडिपेंडेंस, चाहे वो एटमॉस्फेयर की बात करें हम, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर की बात करें हम, या हम लिथोस्फेयर की बात करें, इनके साथ इसका जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। ठीक है ना बच्चों? तो इकोलॉजिकल स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? एक कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, उसको हम ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। एक इंडिविजुअल है, राइट। और ऑर्गेनिजम्स मिलके, इंडिविजुअल्स मिलके क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन की फॉर्मेशन कर देते हैं। पॉपुलेशन से क्या बन जाती है? कम्युनिटी बनती है। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज कम्युनिटी। कम्युनिटी गिव राइज टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से लैंडस्केप बन जाता है। लैंडस्केप फॉर्म्स बायोम, और बायोम से बायोस्फीयर की फॉर्मेशन। सो दीज आर डिफरेंट लेवल्स, बट ये अभी सिलेबस से हटा दिया गया बच्चा। ये सारे पैरामीटर्स अभी हटा दिए गए हैं, बट आपको आइडिया देना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में सारे के टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ गए, चाहे वो फिशेज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे मिलके ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। एंड दीज आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरमेंटल कंडीशन, या अपने सराउंडिंग एटमोस्फेयर पे, एनवायरमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। तो एनवायरमेंट एक रेगुलेटरी फैक्टर हो गया, है ना। रेगुलेटरी फैक्टर क्या हो गया ऑर्गेनिजम्स के लिए बच्चों? एनवायरमेंट हो गया। एनवायरमेंट में दो तरह के फैक्टर्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा क्या हो गया? एबायोटिक फैक्टर्स, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो इनका जो इंटरेक्शन है वही क्या कहला रहा है? वही क्या कहला रहा है बच्चों? इकोलॉजी कह रहा है। समझ में आ गई बातें? तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिज्म से क्या बना है? ऑर्गेनिज्म से क्या बन गया? ऑर्गेनाइजेशन। कि मान लीजिए एक पजल है, इसके 4 अलग-अलग पार्ट्स हैं। इंडिविजुअली वो अपनी आइडेंटिटी रख रहे हैं, लेकिन जब हम उनको एक साथ जोड़ देते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी तरह अगर आप स्कूल का सिस्टम देखें, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट मिलके क्लास बना रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस से स्कूल बन जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। 4 लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के मेनली।
ऑर्गेनिज्म, ऑलरेडी मैंने बताया ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन गिव राइज टू कम्युनिटी, और कम्युनिटी से क्या बन जाते हैं, बायोम्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज पॉपुलेशन। इसी तरह ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वो क्या कहलाएगा, कम्युनिटी बना देता है। और इट गिव राइज टू बायोम, बायोम इसके बीच में इकोसिस्टम और लैंडस्केप भी आ जाता है। ए लार्ज एरिया, लार्ज यूनिट जिसको हम कह सकते हैं, हैविंग डिफाइंड क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक एरिया उसका डिफाइंड रहता है, वो क्या कहलाता है, बायोम, बायोम्स। जैसे टुंड्रा आपने सुना होगा, डेजर्ट, ये सारे क्या है, बायोम्स हैं। ओशन भी बायोम है। तो बायोम्स, लार्ज इकोसिस्टम्स को हम क्या कह देते हैं बच्चों, लार्ज इकोसिस्टम्स आर नोन एज बायोम्स। तो उनका अपना एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। जो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड है, वो बाउंड्री मैंने बताया ना, एक डिफाइंड एरिया होता है, वो उसकी बाउंड्री बना देते हैं। और टेम्परेचर, रेनफॉल में जो एनुअल वेरिएशन होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स। ये डिटेल में पहले इंक्लूडेड था टॉपिक। मीन एनुअल रेनफॉल का मीन एनुअल टेम्परेचर के साथ जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो उसके बेसिस पे दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। डेजर्ट, जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम हो एनुअल। इसी तरह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यहाँ से 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। कोनिफेरस, टेम्परेट, ग्रासलैंड्स, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स। ये सारे के सारे। और इसी तरह मेजर ग्रासलैंड, पेरीज, पैम्पास, स्टीप्स, वेल्ड्स, ये सारे के सारे आप एक बार नजर मार सकते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब होम्योस्टेटिस क्या होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को या इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना विद रेस्पेक्ट टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज होम्योस्टेटिस। और ये हायर ऑर्गेनिजम्स की स्पेशलिटी होती है। हायर ऑर्गेनिज्म शोज होम्योस्टेटिस। ह्यूमन बींग्स में होम्योस्टेटिस होता है। इसीलिए बाहर चाहे एनवायरनमेंट में कितनी भी वेरिएशंस हो, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स गिवन कि टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। बर्गमैन्स रूल, बर्गमैन रूल क्या कहता है कि बर्ड्स और मैमल्स में जो बॉडी साइज है वो कोल्डर रीजन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज लिव इन वार्मर रीजन्स। एलेंस रूल कि कोल्डर क्लाइमेट के जो एनिमल्स हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे वो हीट लॉस कम करें। जॉर्डन रूल सेज दैट फिशेस जो कोल्ड वाटर में रहती हैं उनमें वर्टेब्रे ज्यादा होते हैं। ग्लोकर्स रूल कि एनिमल्स जो ट्रॉपिकल रीजन्स के हैं उनमें पिगमेंटेशन ज्यादा होता है आर्कटिक रीजन के एनिमल्स के कंपैरिजन में। एंड रैस रूल सेज दैट कोल्डर रीजन बर्ड्स हैव नैरो विंग्स एज कंपेयर टू दोज फाउंड इन वार्मर रिंग्स। तो इसके ऊपर भी आप एक नजर डाल लीजिएगा बच्चों। एग्जैक्टली जो चैप्टर्स अब जो स्टार्ट होता है, जो न्यू एनसीईआरटी है, रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से टेम्परेचर कह रहा हूँ, जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स से। व्हाट आर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स? तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके हेल्प से पॉपुलेशन स्टडी की जाती है एंड दे आर नोन एज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। याद रहेगा बच्चों? तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? अभी मैंने बताया था व्हाट इज पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज पॉपुलेशन। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इनब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ इनब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, मेंबर ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है? इन अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, वो पॉपुलेशन कहलाता है। तो पॉपुलेशन किसी भी एरिया की डिपेंड करती है चार पैरामीटर्स पे, बर्थ एंड डेथ रेट्स, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ एंड डेथ रेट्स। बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड, नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड इज नोन एज बर्थ रेट। क्लियर? अब मान लीजिए एक फ्लावर की स्पीशीज है जिसमें 200 फ्लावर्स हैं, इस सीजन में 80 और जुड़ गए, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 80।
बर्थ कितना हुआ 80, तो उसको कैसे निकालेंगे, बर्थ अपॉन टोटल, और अगर उसकी परसेंटेज निकालनी है तो उसको हम 4 से सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी क्या आया, सॉरी तो 40% इंक्रीज इन पॉपुलेशन या 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर प्लांट, दैट विल बी द बर्थ रेट। ठीक है, जो बर्थ और डेथ रेट है वो पर कैपिटा फाइंड आउट किए जाते हैं, पर कैपिटा। ठीक है, पर 1000। इसी तरह डेथ रेट क्या हो जाएगा कि 40 थे, 4 की डेथ हो गई तो क्या कितना हुआ 40 अब 4 अपॉन 40 तो कितना हो गया 0.1 पर 100 पर वीक। परसेंटेज में निकाल देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ को क्या कहा जाता है नेटेलिटी, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000, एंड डेथ को क्या कहा जाता है मोर्टेलिटी। तो नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, ये वर्ड भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगला फैक्टर जो आता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो ये इंडिविजुअल के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो पॉपुलेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशो। यहाँ भी फोटोग्राफ में आप देख पा रहे होंगे 60% फीमेल्स एंड 40% मेल्स, तो रेशो क्या आ गई 60-40। क्लियर। अब उसी के बेसिस पे एज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक पॉपुलेशन में 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पॉपुलेशन हैज 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स। पॉपुलेशन हैज 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स। कौन कौन से होंगे बताओ। प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव एज में नहीं पहुंचे, मैच्योरिटी जिनमें नहीं आई है, रिप्रोडक्टिव एज, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्ड एज, जिसको हम कहते हैं फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है। तो 3 तरह के एज ग्रुप्स किसी भी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने बता दिया आपको ये तीनों। अगर मान लो किसी एरिया में ये हो, ये 3 कलर से हम शो करते हैं, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, और ये प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है। तो ऐसी पॉपुलेशन को क्या कहेंगे एक्सपेंडिव। क्योंकि नियर फ्यूचर में क्या होगा, नियर फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव किस में पहुंच जाएगा रिप्रोडक्टिव में। सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिया गया मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये उल्टा हो गया। ये है दिस वन इज प्री रिप्रोडक्टिव, दिस इज रिप्रोडक्टिव, एंड दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये वाला ध्यान रखिए, है ना। तो नियर फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में पहुंच जाएगा, और प्री रिप्रोडक्टिव सॉरी रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव में पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली जो नंबर है वो बढ़ेगा, नंबर विल इंक्रीज। तो ऐसी पॉपुलेशन क्या कहलाएगी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। लेकिन अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर सेम हो, तो ना तो इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का साइज, ना डिक्रीज होगा, तो वो स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है। बट अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर कम हो जाए, रिप्रोडक्टिव या पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बराबर हो, तो नियर फ्यूचर में टोटल नंबर जो है इंडिविजुअल्स का उस पॉपुलेशन में कम हो जाएगा, तो पॉपुलेशन साइज विल डिक्रीज। ठीक है, तो एज पिरामिड्स जो है ना, एज पिरामिड्स गिव्स आइडिया अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ गिवन एरिया। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बताइए कौन सी है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होगी ये, इट इज समवट ट्रायंगुलर। एज पिरामिड ट्रायंगुलर हो जाएगा इन केस ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन के केस में कैसा होगा कि जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो कैसा हो जाएगा बेल शेप्ड, वो कैसा हो जाएगा बेल शेप्ड। और डिक्लाइन पॉपुलेशन में कैसा हो जाएगा अनशेप्ड, अनशेप्ड एज पिरामिड। क्लियर है बच्चों। तो ट्रायंगुलर, बेल शेप्ड एंड अनशेप्ड, 3 टाइप के एज पिरामिड देखने को मिलते हैं। अब ये क्लियर हो गया एक्सपेंडिंग स्टेबल एंड डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन साइज है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पे बताओ। पॉपुलेशन साइज डिपेंड करता है, बोलो फटाफट। पॉपुलेशन साइज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक नेटेलिटी, मोर्टेलिटी,
कैरिंग कैपेसिटी। अब आप कहोगे सर आपने तो कैरिंग कैपेसिटी बताया ही नहीं क्या होता है, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, है ना, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, वो भी बताएंगे बच्चों। अब ये ब्यूटीफुल से पिक्चर देखिए आप पहले, साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स, मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन अ पोंड। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साइज की, राइट। साइज इन नेचर बहुत कम हो सकता है या ये मिलियंस में जा सकता है, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो पॉपुलेशन साइज जिसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसको कैपिटल एन से शो किया जाता है, इसको कैपिटल एन से शो किया जाता है। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सॉरी पॉपुलेशन डेंसिटी को डी से शो करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन स्पेस या एरिया। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन हो गया कैपिटल एन, और एरिया क्या हो गया, स्पेस क्या हो गया एस, तो डी इज इक्वल टू एन अपॉन एस, ठीक है। So population density is number of individuals of a species per unit area. Number of individuals of a species per unit area is known as population density. और कैरिंग कैपेसिटी की जो मैं बात कर रहा था, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स which can survive in an area successfully without facing any problem. Number of individuals in an area which can survive successfully without any competition. ठीक है। अब मान लो ये मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कैसे किया जाता है, या तो नंबर से या बायोमास से, है ना, नंबर या बायोमास दोनों में से एक तरीका फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो एक पॉपुलेशन है या फॉरेस्ट एरिया में जहां पे बनियन ट्री है और उसके साथ साथ बहुत सारे पार्थेनियम प्लांट्स हैं, तो आप मुझे ये बताइए किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, बताओ। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो उस केस में पार्थेनियम की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम बायोमास को जब कंसिडर करेंगे तो बायोमास बनियन ट्री का ज्यादा है एज कम्पेयर टू पार्थेनियम प्लांट्स। पार्थेनियम तो नेग्लिजिबल है बनियन ट्री के कंपैरिजन में, राइट। तो बायोमास भी यूज किया जा सकता है एज ए मेजर ऑफ डेंसिटी। फॉरेस्ट में जो पॉपुलेशन साइज है वो इनडायरेक्टली एस्टिमेट किया जा सकता है विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम। जैसे टाइगर सेंसस होता है हमारे देश में, टाइगर सेंसस में क्या किया जाता है, टाइगर्स का नंबर काउंट नहीं किया जाता, उनके पग मार्क्स या फिकल पैलेट्स को काउंट करके टाइगर्स का नंबर काउंट किया जाता है, या नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप, उससे एक आइडिया लग जाता है कि टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कि भाई हमने फिशेस पकड़ी, एक बार नेट लगाया, एक नेट में कितनी फिशेस आई, उससे पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया आ जाएगा ना कि भाई इस पॉन्ड में या इस रिवर में पॉपुलेशन डेंसिटी ये है फिशेस की, ठीक है। अब आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, या जिसको हम पॉपुलेशन डायनामिक्स भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स स्टडी है चेंजिंग पैटर्न की, किसका चेंजिंग पैटर्न, साइज, एज, सेक्स रेशियो एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो मतलब नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। देखो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। इमी का मतलब है, बताओ इमी का मतलब क्या होता है, आना। एमी का मतलब है जाना, एग्जिट, एग्जिट से इसको आप याद रख लोगे, और इमी से मतलब एंट्री। तो नेटेलिटी, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, जो चले गए और जिनकी एंट्री होगी, मतलब दो फैक्टर ऐसे हैं जो उसको प्लस करेंगे, दो माइनस करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था नेटेलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन पॉपुलेशन, ये पॉजिटिव करेगा। जबकि मोर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ, तो नेटेलिटी प्लस करती है, मोर्टेलिटी माइनस करती है। इट इंक्रीजेस पॉपुलेशन साइज, population size increases due to natality but population size decreases, reduces due to mortality। समझ में आ गई बात। इसी तरह इमी एंट्री हो रही है तो भी क्या होगा,
पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये क्या है, लेफ्ट द हैबिटेट। कितने ऑर्गेनिजम्स यहां से चले गए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन लेफ्ट द हैबिटेट, दूसरी जगह चले गए, किसी नए हैबिटेट में चले गए, तो इट गिव नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन दे डिक्रीजेस द पॉपुलेशन साइज, जबकि नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीजेस द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। नेटेलिटी बर्थ, मोर्टेलिटी डेथ, इमिग्रेशन सॉरी, इमिग्रेशन एंट्री, एमिग्रेशन एग्जिट। तो पॉजिटिव सिंबल शोज इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। याद रहेगा? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट। सो अगर n हम पॉपुलेशन डेंसिटी मान लेते हैं एट ए टाइम t, तो आफ्टर टाइम t1 पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ये होगी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या दे दिया, यहाँ पे भी मैथमेटिक्स आपने घुसा दिया। नहीं बच्चों, मैथमेटिक्स नहीं है। देखो n तो आपको पता है nt+1 क्या है, कि वो टाइम जिसमें हमें मेजर करनी है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ओके। nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टार्टिंग में, एट स्टार्ट। b क्या है, बर्थ रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटेलिटी कहते हैं। i क्या है, इमिग्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्री, मैंने बताया था। d क्या है, डेथ रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। और e क्या है, एमिग्रेशन। तो ये दोनों बढ़ाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, ये दोनों डिक्रीज करते हैं। तो इस इक्वेशन को फॉलो करके हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ग्रोथ मॉडल्स की। दो ग्रोथ मॉडल्स कॉमनली स्टडी किए जाते हैं पॉपुलेशन के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगेन एनसीईआरटी का ग्राफ है, इसको हम स्टडी करने वाले। तो ग्रोथ मॉडल्स क्या है, ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन, ग्रोथ मॉडल्स क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम। क्योंकि ग्रोथ जो है ना पॉपुलेशन की टाइम के साथ, वो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न शो करती है। तो एक्सपोनेंशियल जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, मतलब जब हैबिटेट नया हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचर में ये रियलिस्टिक है, ये न्यू हैबिटेट के लिए होता है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर। डार्विन ने कहा कि अगर रिसोर्सेज, डार्विन स्टेटेड दैट इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, कि कोई कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन। कंपटीशन किस किस के लिए, कंपटीशन फॉर फूड एंड स्पेस मेनली। तो क्या होगा, एलिफेंट वन ऑफ द स्लोएस्ट ब्रीडर्स, वन ऑफ द स्लोएस्ट ब्रीडर्स, अगर इसको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे, तो इन्हें टाइम पीरियड उस स्लोएस्ट ब्रीडर का जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, कोई अगर स्ट्रगल नहीं है तो। ठीक है, तो उसके लिए जो ग्राफ होता है दैट इज नोन एज जे शेप्ड ग्राफ, दैट इज नोन एज जे शेप्ड ग्राफ। और उसकी इक्वेशन क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यूरिंग टाइम पीरियड टी, dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस डी। b क्या है, बर्थ रेट है, d क्या है, डेथ रेट है, n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो b माइनस डी क्या आ जाता है, बर्थ माइनस डेथ रेट को हम क्या कह देते हैं, r। r क्या है यहाँ पे r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ, सॉरी, r इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, r से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई, dn अपॉन dt इज इक्वल टू r अपॉन n। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यहाँ तो कोई समस्या है तो बताओ, फटाफट 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 फटाफट। अब जो मैग्नीट्यूड है,
आर वैल्यूज का। नॉर्वे रेड के लिए 0.015 है, जबकि फ्लोर मेटल के लिए 0.12 है। 1981 में जो आर की वैल्यू थी फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, या हम कह सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ, वो कितनी रही होगी बता सकते हो आप? इट वाज 0.0205। आप में से कितने बता सकते हैं करंटली कितना है, बताइए। ठीक है, अगर इसकी इंटीग्रल फॉर्म को स्टडी किया जाए, इंटीग्रल फॉर्म जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की, वो है एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी। यहाँ पे एन टी क्या हो गया, उस टाइम पीरियड पे जहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। एन नोट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था। आर हमें पता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, जिसकी वैल्यू है 2.71। तो इससे हम इसको इंटीग्रल फॉर्म भी निकाल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है जी, अगर कोई स्पीशीज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है तो जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, देन इस तरह का ग्रोथ मॉडल मिलता है, जिसको जे शेप्ड ग्रोथ का भी कहते हैं। तो देखिए, ड्रास्टिक इंक्रीज है, एक्सेलरेशन हो गया, लैग फेज का मतलब इनिशियल फेज है, उसके बाद एक्सेलरेशन आ गया, तो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन टाइम इज प्लॉटेड अगेंस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन नेचर में ये होता नहीं, नेचर में ऐसा नहीं होता है। तो नेचर में कौन सा ग्रोथ मॉडल होता है, कौन सी ग्रोथ होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड है तो देयर इज स्ट्रगल फॉर फूड एंड स्पेस। ठीक है जी, स्ट्रगल होगी तो क्या होगा, अब वो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो मैं बता रहा था आपको, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या थी बताओ? व्हाट वाज कैरिंग कैपेसिटी? कि नेचर में या किसी गिवन हैबिटेट में रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज कैन सपोर्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, जहां पे वो सक्सेसफुली इजीली सर्वाइव कर सके, वो क्या कहलाता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है, जिसको हम किससे शो करते हैं, के से। ठीक है, बियॉन्ड दैट स्ट्रगल स्टार्ट्स। तो जब किसी हैबिटेट में पॉपुलेशन ग्रो करती है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो एक इनिशियली एक लैग फेज होता है, इनिशियली देयर इज ए लैग फेज, उसके बाद एक्सेलरेशन, फास्ट इंक्रीज, एंड देन कैरिंग कैपेसिटी आ गई, ये एसिप्टोट, ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसके बियॉन्ड पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती। ठीक है जी, कि कैरिंग कैपेसिटी जैसे ही आ जाएगी उसके बाद देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का टाइम के साथ, तो सिग्मोइड ग्रोथ या सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। तो इसका मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन्ड होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस, dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, बाकी पैरामीटर्स आपको पता है ऑलरेडी, क्या है, एन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, टाइम टी पे, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो सिंस रिसोर्सेज फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन हैज लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक होता है, इसलिए इसको सिग्मोइड ग्रोथ भी कहा जाता है। दिस वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट वर्नहर्स्ट एंड पर्ल, तो इसको वर्नहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपने देखा था यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या वर्ड था, एसिप्टोट, मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फेज। ये वो फेज है व्हेन के बिकम इक्वल टू एन, कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये दो ग्रोथ मॉडल्स हैं, चलो इसका एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन बताओ, चलो फटाफट। पहला पॉइंट, पहला डिफरेंस,
यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड, एक्सपोनेंशियल है इधर, और इधर लॉजिस्टिक है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड, यहाँ पे रिसोर्सेज हो गए, बताओ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा? स्टेशनरी फेज इज नेवर अचीव्ड, स्टेशनरी सैचुरेशन फेज सेल्डम अचीव। यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है वो आ जाता है, कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसमें लैग और लॉग दो फेजेस ही थे, इसमें लैग फेज था और लॉग फेज था, टू फेजेस, लैग एंड लॉग। यहाँ पे कितने फेजेस हैं? तीन फेज हैं, बल्कि चार हैं, लैग, लॉग, उसके बाद एक्सेलरेशन एंड देन स्टेडी इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। ये कब होता है? इट अकर्स इन फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स, न्यू हैबिटेट में होगा। ये कब होगा? मोर कॉमन है, ज्यादा रियलिस्टिक है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन टू टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल्स। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है ये इसी पे तो डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे। ये फिर से एनसीईआरटी की टेबल है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है कि अर्थ पे, हमारे अर्थ पे कोई भी नेचुरल हैबिटेट नहीं है ऐसा, नो नेचुरल हैबिटेट हैविंग सिंगल स्पीशीज, हैविंग सिंगल स्पीशीज। इसका मतलब क्या हुआ? मोर मतलब देयर इज ए इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज। प्लांट स्पीशीज जो अपना फूड खुद बनाती है वो भी खुद सर्वाइव नहीं कर सकती। आप सोच रहे होंगे कि भाई प्लांट तो खुद अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं, प्लांट्स ऑल्सो नीड माइक्रोब्स फ्रॉम द सोइल, है ना, जिससे वो टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। और बाकी एनिमल्स तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको टेबल समझा देता हूँ, उसके बाद उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज ए एंड बी, और टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं विद नो हार्म, विद नो हार्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। वो क्या है? म्यूचुअलिज्म। या हम कह सकते हैं विद पॉजिटिव इफेक्ट, कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन में तो क्या होगा? कंपटीशन डायरेक्ट भी हो सकता है, कंपटीशन इनडायरेक्ट भी हो सकता है ना। तो इसमें दोनों को ही नुकसान होता है, तो नेगेटिव इंट्रैक्शन हो गया। प्रीडेशन, जो खाने वाला है, जो स्ट्रोंगर है, जो प्रीडेटर है, उसको फायदा होगा, और जो प्रे है उसको नुकसान होगा, तो ये भी पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है। नहीं, ये नेगेटिव होगा क्योंकि एक को नुकसान हो रहा है। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इंट्रैक्शन। पैरासिटिज्म, यहाँ पे भी एक को नुकसान, होस्ट को नुकसान, पैरासाइट को फायदा, अगेन नेगेटिव इंट्रैक्शन। कमेंसलिज्म, एक को फायदा, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, ठीक है। तो जो कमेंसल है उसको फायदा हो रहा है, जो दूसरा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। अब एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, दे म्यूचुअली गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दे गोट म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है बच्चों? दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म, या इसको सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस, ठीक है जी। लाइक ये पहला एग्जांपल आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? एक इंसेक्ट है और एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो क्या हो रहा है? फ्लावरिंग प्लांट को पोलिनेटर मिल रहा है और इंसेक्ट को क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है फॉर फूड। तो दोनों को अपना अपना फायदा मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म। एल्गी प्लस फंजाई, इनका जो म्यूचुअल एसोसिएशन होता है वो क्या कहलाता है? लाइकेन। तो एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, फंजाई क्या है? रहने की जगह देता है। तो एल्गल पार्ट क्या कहलाता है? फाइकोबायोन्ट। और जो फंगल पार्ट है वो क्या कहलाएगा? मायोबायोन्ट। तो ये भी दोनों को फायदा हो गया, एक को खाना मिल गया, एक को रहने की जगह मिल गई, ठीक है बच्चों। और बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो।
फिग ट्री का एग्जाम्पल होता है, टर्माइट्स का एग्जाम्पल होते हैं, रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, मायोराइजल एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा, वो किस किस के बीच में होता है बताओ? फंगस और रूट्स ऑफ पाइनस, फंगस प्लस पाइनस रूट्स। रूट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द फंगस। तो फंगस क्या करता है, वो जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प कर देता है। और ये क्लासिकल एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। Sorry, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों। फिग ट्री का जो मैं बता रहा था, बी ऑर्किड का एक और एग्जांपल है। फिग जो स्पीशीज है, इट इज पोलिनेटेड बाय पार्टनर वास्प स्पीशीज। ठीक है, दूसरी कोई स्पीशीज उसको नहीं करती। तो फिग फीमेल वास्प है, वो फ्रूट को ओवी डिपोजिशन की जगह समझता है, एग लेइंग की जगह समझता है, लेकिन यूज करता है डेवलपिंग सीड्स को इन फ्रूट्स में टू नरिश द लार्वा। ठीक है जी। अब ये ऑर्किड वाला जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज या बीटल्स के केस में आप कह सकते हो, या बम्बल बी जिसको आप कह सकते हो, उसके बीच का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेडिटेरियन ऑर्किड है, ओफायरस, कौन है? ओफायरस, मेडिटेरियन ऑर्किड। ठीक है जी। शोज सेक्सुअल डेसिट, क्या शो करता है? सेक्सुअल डेसिट, मतलब वन पेटल ऑफ ऑर्किड फ्लावर हैव रिजेम्बलेंस टू फीमेल बीटल, मतलब मेल बीटल को ऐसा लगता है कि इट इज फीमेल बीटल। ठीक है, तो मेल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पेटल, ठीक है, टू कोपुलेट, एंड दिस इज नोन एज सूडो कोपुलेशन। तो कोपुलेट करने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस में वो जो है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, पोलिनेशन में हेल्प कर देता है। ठीक है, सेकंड वन इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि नेगेटिव इंटरेक्शन है? चलो ये बताओ। कमेंसलिज्म, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना फायदा है ना नुकसान है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पायलट फिश का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, छोटी सी फिश है, कार्निवरस, कमेंसलिज्म है, ये शार्क के साथ घूमती रहती है, ये शार्क के साथ घूमती रहती है, उससे अटैच नहीं होती, तो शार्क का जो बचा हुआ खाना है वो उससे अपना फूड ऑब्टेन करती रहती है, तो इसको तो फायदा होगा, शार्क को कोई फायदा नहीं, शार्क को इनफैक्ट कई बार तो पता भी नहीं होता। इसी तरह सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब, सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब का एसोसिएशन है, हर्मिट क्रैब। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारे एग्जांपल इसमें हो सकते हैं। क्लोन फिश, क्लोन फिश का एग्जांपल दे सकते हो, ये बार्नेकल्स ऑन बैक ऑफ व्हेल, ये ऑर्किड ग्रोइंग इन मैंगो ट्री, ये और एग्जांपल्स हैं। कॉमन से ये बहुत सॉरी, ये बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, जो हमारे बफेलोज हैं उनकी बॉडी पे एयर गेट्स मिलते हैं, है ना। कैटल गेट्स जो है वो ग्रेजिंग ग्राउंड्स में घूमते रहते हैं, जैसे कैटल मूव करेगा, हमारी बफेलो या काऊ मूव करेगी, तो वो कुछ इंसेक्ट्स को बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम वेजिटेशन, और जो एयरगेट है उन इंसेक्ट्स को फीड करता है। ठीक है, उनके बिना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज एमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म की बात करी अभी हमने, तीसरा है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन है, एक को नुकसान है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। अब ये एलिफेंट ने स्टैम्प कर दिया इंसेक्ट के ऊपर, तो इंसेक्ट को तो नुकसान हो गया, एलिफेंट को ना फायदा ना नुकसान। एग्जांपल एल्गल ब्लूम का एग्जांपल आप दे सकते हो, एल्गल ब्लूम का एग्जांपल आप एमेंसलिज्म में दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन तो डायरेक्टली नेगेटिव इंटरेक्शन है, कंपटीशन तो सीधा सीधा कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक फाइट है, एक तरह से कह सकते हैं, जहां पे फिटनेस जो है एक स्पीशीज की वो कम हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो दूसरे की फिटनेस को कम कर देता है। तो कंपटीशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है ना, इंट्रा या इंटर स्पेसिफिक हो सकता है।
इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। और एनवायरनमेंट के साथ भी कंपटीशन होता है, एनवायरनमेंट के साथ भी स्ट्रगल होती है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब देखो इसको बड़ा आसानी से समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने लिया फ्लोर बीटल, थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी फ्लोर बीटल की। फ्लोर बीटल हमने ली और उनको पेयर में रखा 1, 8, 40, 80, इस तरह से पेयर्स में रखा, ठीक है। और एग का नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा 10, 6, 2, 1, ठीक है जी। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होगा कि दो स्पीशीज जो सेम ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करती हैं या जिनकी फीडिंग हैबिट सेम है, ठीक है, वो उनके बीच का स्ट्रगल होगा। अब जो फ्लोर बीटल की हमने बात करी तो यहाँ पे जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हुआ, कंपटीशन हुआ, वो कंट्रोल कर रहा है साइज ऑफ पॉपुलेशन थ्रू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ बर्थ एंड देयर सर्वाइवल। बात समझ में आई? स्ट्रगल की वजह से जो नंबर है वो डिक्रीज होता चला गया, एक्स का नंबर। देखो यहाँ पे स्ट्रगल कम था, जैसे ही नंबर बढ़ा, कंपटीशन बढ़ गया, तो नंबर ऑफ एक्स ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। समझ में आ गई बात बच्चों? अब बात करते हैं हम कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, उनके बीच में जो स्ट्रगल है, दे डू नॉट हैव सिमिलर टाइप ऑफ अडेप्टेशन। उनमें एक जैसे अडेप्टेशन थोड़ी होंगे, एक टाइप की अडेप्टेशन नहीं होंगी ना, यस और नो बताओ, नहीं होंगी। तो वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू प्रूव देयर सुप्रीमेसी, दे ट्राई टू प्रूव देयर सुप्रीमेसी कि मैं बेटर अडेप्ट होके और दूसरों के ऊपर सुपीरियरिटी शो करूं, ठीक है, क्योंकि डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो सुपीरियर है वो एक्सक्लूड कर देगा, भगा देगा इन्फीरियर्स को, इन्फीरियर्स को, इन्फीरियर्स, ठीक है। तो इसी के बेस पे एक हाइपोथेसिस दी गई जिसको गोज हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहा जाता है, गोज हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। गोज ने क्या कहा कि दो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज जहां पे रिसोर्सेज शेयर हो रहे हो कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, और जो कंपेटिटिवली जो इंफीरियर वन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, सुपीरियर वन विल सर्वाइव, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। कैथामेलस, कैथामेलस बार्नेकल है, ठीक है। तो इसकी दो वेराइटीज होती हैं, इसकी दो वेराइटीज होती हैं, सॉरी दिस नॉट दिस वन, ये वाला जो बेलेनस है, इसकी जो दो वेराइटीज होती हैं, बेलेनस और कैथामेलस की। तो लोअर इंटरटाइडल जोन में बेलेनस डोमिनेट करता है, जबकि हायर टाइडल जोन में कैथालेमस डोमिनेट करता है, ठीक है, इन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जोसेफ कॉर्नेल ने। उन्होंने कहा कि जो सुपीरियर बार्नेकल है बेलेनस, वो उसने एक्सक्लूड कर दिया कैथालेमस को इंटरटाइडल जोन से, लेकिन वाइस वर्सा हो गया हाई टाइड जोन में, ठीक है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या हुआ कि जो दो स्पीशीज हैं वो अपने कंपटीशन को वहां से हटा देती, जो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज है वो एग्जिस्ट भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा इनको रिमूव ही होना पड़ता है। ऐसे भी केसेस मिले हैं जब वो रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं, दैट इज नोन एज रिसोर्स पार्टनरिंग।
आप स्क्विरल की 2 स्पीशीज देख रहे हैं, मान लीजिए ये एलिमेंट पे सर्वाइव करती है, ठीक है। अब अगर ये एरियाज डिसाइड कर ले, अलग अलग एरिया में जाके एलिमेंट पे सर्वाइव करें, तो दोनों सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं, उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा। और इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी प्रोसेस को मैकआर्थर ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि वेबलर की डिफरेंट जो स्पीशीज हैं वो अलग अलग एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेती हैं प्लांट पे टू ऑब्टेन देयर फूड, सो देयर इज नो कंपटीशन अमंग देम, और एक सिंगल प्लांट पे ही अलग अलग स्पीशीज सर्वाइव कर सकती हैं। तो एक क्लासिकल एग्जांपल हो गया रिसोर्स क्वार्टरिंग का। लेकिन ये हमेशा इस तरह की चीजें नहीं हो पाती। अगला जो है इंटरेक्शन, दैट इज नोन एज पैरासिटिज्म। पैरासाइट आपको सबको पता है, व्हाट इज पैरासाइट? ये ऐसा रिलेशनशिप है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज दोनों के अलग अलग है। एक स्पीशीज को क्या कह रहे हैं? वन स्पीशीज इज कॉल्ड पैरासाइट and other second species is called host. Parasite gets benefit, host को harm होता है। ठीक है, याद रहेगा। पैरासाइट याद रखना, पैरासाइट स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू होस्ट, बट स्टिल गेट बेनिफिट। ठीक है। अलग अलग तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइस, टिक, एस्कुटा, ये प्लांट्स में होता है, ये एनिमल्स में होते हैं। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर मिलते हैं, हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच, एंड दे कॉजेस डिजीजेस इवन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो क्या, पैरासिटिज्म इज आल्सो एग्जांपल ऑफ को-इवोल्यूशन। को-इवोल्यूशन भी हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में पैरासाइट मिलता है, पिनवॉर्म। ठीक है। तो अगर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करेगा तो पैरासाइट भी सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। बट विद द डेथ ऑफ ह्यूमन, पैरासाइट विल आल्सो डाई। तो ये को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन का एग्जांपल भी तो हो गया ना। ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स हैं, हाइपर पैरासाइट, होलो पैरासाइट, हेमी पैरासाइट। बट आपको मेनली ये पढ़ना है ब्रूड पैरासिटिज्म। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है पैरासिटिज्म का कि जो पैरासाइट बर्ड है, पैरासाइट बर्ड जो है ले एग इन द नेस्ट ऑफ होस्ट। यहां पे आप याद रखना बच्चों, पैरासाइट और होस्ट का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये जो कुको है अपने जो एग्स है ले कर देती है क्रो के नेस्ट में, एंड आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग ग्रोथ ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये भी क्रो के एग जैसे हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। याद रहेगा। तो जब इवोल्यूशन होता है तो जो पैरासाइट बर्ड के एग्स हैं वो रिजेंबल करने लगते हैं होस्ट के एग्स को, और कलर भी रिड्यूस हो जाता है। तो चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग दिस फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट आर मिनिमाइज्ड। ठीक है। प्रीडेशन, प्रीडेटर क्या होता है? मूवी का बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी प्रीडेटर। ऐसा बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जहां पे एक जो सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है, जो लार्ज साइज है मेनली, या जिसको हम प्रीडेटर कहते हैं, वो किल कर देता है, खा जाता है दूसरे इंफीरियर ऑर्गेनिज्म को, प्रे ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या कहलाएगा? प्रीडेशन। तो नॉर्मली प्रीडेटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू प्रे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ईगल का देखा होगा आपने, ईगल स्मॉल बर्ड्स को खा जाती है, उठा ले जाती है, स्मॉल एनिमल्स को उठा ले जाती है, लाइक रैबिट। ठीक है। अब जो बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, एंड एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई?
अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ ये प्रीडेटर और प्रे का इंटरेक्शन आपको दिख रहा है, ये बेचारा भागता रहेगा बट अल्टीमेटली टाइगर इसको छोड़ने वाला नहीं। तो जो बायो सॉरी नॉट दिस वन, यस दिस वन, प्रीडेटर जो है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, कैक्टस की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज होने लगी, तो वहां पे एक मोथ जिसका नाम है कैक्टोबैटल ब्लास्टिस कैक्टोरम, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसने क्या किया, कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया। वो वाला कंफ्यूजन था, वो एक बार मुझे दोबारा बताना चाहिए कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया बच्चों में, अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म वाला, राइट। तो मैं दोबारा से आपके लिए उसको एक्सप्लेन करता हूँ, अमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म। देखो पहला वर्ड है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म क्या होता है, ऐसा इंटरेक्शन जहां पे दो इंडिविजुअल्स हैं, समझना बच्चों, दो इंडिविजुअल्स हैं और दो स्पीशीज हैं, टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, one organism does not allow other to grow or live near it। ठीक है, याद रहेगी। इसका एग्जांपल पेनिसिलियम वाला है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम डू नॉट अलाउ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया टू ग्रो नियर इट। ठीक है, या उस कॉलोनी में उसको ग्रो नहीं करने देता, याद रहेगा। अब दूसरा क्या था, कमेंसलिज्म। ये इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ पे भी दो इंडिविजुअल्स हैं और दो ही स्पीशीज हैं, ठीक है। अब एक स्पीशीज को तो, एक इंडिविजुअल को तो बेनिफिट होगा, वन इज बेनिफिटेड, और जो सेकंड वन है उसको ना बेनिफिट हो रहा, नॉट हार्म्ड, ना उसको नॉर हार्म्ड, ना उसको नुकसान हो रहा, ठीक है, नेग्लिजिबल कुछ हो सकता है। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया था पायलट फिश वाला और शार्क वाला, कि शार्क जब फीड करती है तो उसके जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं फूड के, तो ये जो है क्लोन फिश, ये छोटी छोटी फिशेज जो हैं शार्क के नीचे की तरफ से चलती हैं, ठीक है, छोटी फिशेज, तो उसका जो फूड गिरता है उससे ही अपना फूड ऑब्टेन कर लेती है, लेकिन ना तो ये इसकी बॉडी से अटैच्ड है, ना उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब का, सी एनिमोन प्लस हर्मिट क्रैब, ठीक, कि सी एनिमोन जो है वो कहाँ पे रहता है, क्रैब के शेल पे रहता है, तो उसको रहने की जगह मिल जाती है, वो अपना सक्सेसफुली सर्वाइव कर लेता है। कुछ लोग इसको प्रोटोकोपरेशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रोटोकोपरेशन कहते हैं। तो जो सी एनिमोन है ये सेडेंट्री एनिमल है, ये सेडेंट्री ऑर्गेनिज्म एक ही जगह रहता है ऑलमोस्ट, जबकि जो हर्मिट क्रैब है वो मूव करता रहता है, फ्रीली स्विमिंग है। तो हर्मिट क्रैब जो है वो स्नेल के, जो सॉरी सी एनिमोन जो है वो स्नेल का शेल यूज करता है फॉर देयर, फॉर इस हाउस, ठीक है। तो ये एसोसिएशन हो गया दोनों के बीच का, जहां पे एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है। और प्रोटोकोपरेशन में क्या होगा कि सी एनिमोन ने यूज कर लिया शेल को फॉर होम, और सी एनिमोन को क्या फायदा, सी एनिमोन को घर मिल गया, और इसके साथ साथ क्योंकि ये खुद तो सेडेंट्री है, तो जब हर्मिट क्रैब मूव करेगा तो इसके साथ साथ इसको ज्यादा चांसेस हो जाते हैं फूड को ऑब्टेन करने के, ठीक है। हर्मिट क्रैब को क्या फायदा हो गया,
क्योंकि यहाँ पे जो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, इसकी हेल्प से उसको भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ये प्रोटोकोपरेशन हो गया। तो प्रोटोकोपरेशन का दूसरा एग्जांपल आप क्या देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि जो टिक बर्ड है, राइनोज पे रहती है, राइनोसेरोस, तो उसकी बॉडी से टिक्स इंसेक्ट्स को खाती रहती है, तो राइनो को भी फायदा हो गया, इसको भी फायदा हो गया, तो ये प्रोटोकोपरेशन कहलाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है म्यूचुअलिज्म से। ये इंटरेक्शन है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जहां पे म्यूचुअल बेनिफिट तो है, बट दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। म्यूचुअलिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है ना। तो फोल्टेटिव म्यूचुअलिज्म इसको कहा जाता है। प्रोटो कॉपरेशन इज नोन एज फोल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। समझ में आ गई बात बच्चों? अब बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो है एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में यूज किया जाता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो हर्बीवोर्स प्रेडेटर्स होते हैं प्लांट्स के लिए, और नियरली 25% nearly 25% of all insects are phytophagous। फाइटोफेगस क्या होता है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता। व्हाट इज फाइटोफेगस बताओ? फीडिंग ऑन प्लांट सेप और फीडिंग ऑन अदर प्लांट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज फाइटोफेगस। तो प्रॉब्लम क्या आई कि एनिमल की तरह प्लांट मूव तो कर नहीं सकते, वो भाग नहीं सकते, तो प्लांट्स ने एक मतलब एक तरीका निकाला मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस का अगेंस्ट दिस हार्बीवोर्स। ठीक है, तो दो तरह का मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस प्लांट शो करने लगे। क्यों क्यों करने लगे? मैंने बताया, ये देखिए कितनी सारी इंसेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे फाइटोफेगस हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या है कि उन्होंने जैसे एकेशिया में थोन्स डेवलप कर लिए, कैक्टस में स्पाइन्स डेवलप हो गए, ये प्रेडेटर्स को दूर रखते हैं। ठीक है ना। और केमिकल मेथड्स में क्या किया? कैलोट्रिपिस हो गया, फंजाई हो गया, दीज प्लांट्स रिलीजेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो हर्बीवोर्स हैं वो उनके पास नहीं आते। इसी तरह वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जो अलग अलग प्लांट पार्ट से केमिकली या इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकोटीन, कैफीन, ओपीएम, क्विनोन, ऑलरेडी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो प्लांट्स का डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। एनिमल्स क्या करें? प्रे स्पीशीज जो एनिमल स्पीशीज हैं उन्होंने भी कुछ डिफेंस टेक्निक्स डेवलप कर ली टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ देयर प्रेडेशन, जिसमें से एक आता है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज आपने सबने सुना है, राइट। वार्म कलरेशन कि दे रिजेंबल देयर सराउंडिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रॉग का, मोथ का, तो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है उसकी कलरेशन से अपने आप को मैच कर लेते हैं, जिससे वो प्रीडेशन से बच जाते हैं। एक और एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बेचारी प्रे है। तो ये क्या करती है, ये क्या कैसे बचाती है अपने आप को? दे सिक्रेट, वही केमिकल वाली बात आ जाती है इसके केस में भी, दे सिक्रेट केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी which appear distasteful which appear distasteful to predator। तो इसलिए प्रेडेटर उसको अवॉइड करने लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप का केमिकल अपनी बॉडी से वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो 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 ये केमिकल है ना, ये केमिकल वो अपनी कैटरपिलर स्टेज में होता है, उनके कैटरपिलर स्टेज में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैटरपिलर स्टेज में ये पॉइजनस वीड्स पे फीड करते हैं, उस टाइम पे ये केमिकल हो जाता है प्रोड्यूस, और ये डिस्टेस्टफुल हो जाता है प्रीडेटर को, उसकी वजह से वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो कैमोफ्लेज जैसे या इस तरह से कुछ केमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की हेल्प से जो प्लांट स्पीशीज हैं या जो प्रे स्पीशीज हैं वो अपने आप को बचा लेती है प्रीडेटर से। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ और इंटरेक्शंस हैं, ये कुछ और यू कैन से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे प्लांट्स अपने आप को बचा लेते हैं।
या एनिमल्स अपने आप को बचा लेते हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस पढ़ी। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों, इकोलॉजी का चैप्टर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर भी कोई समस्या, कोई किंतु परंतु, कोई इफ बट आपके दिमाग में है तो हमेशा की तरह आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए बेटा। और आप प्रीवियस वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी जो प्रायोरिटी वाली यूनिट्स हैं, जेनेटिक्स से हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, सारे के सारे वीडियोस आपके स्टडी डेस्टिनेशन पर अवेलेबल है। कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून बच्चों।